चलो ठीक है, सही बताए। अच्छा एक चीज हमको ये बताओ कि अगर हमारा, और पूछ रहा है, अगर हमारा न्यू टायर है तो उस केस में हमारे न्यू टायर में दो कंडीशन है, ये सब पढ़ा ही होगा। अगर हमारा एक ड्राई सरफेस है, एक हमारा वेट सरफेस है, तो मान के चलो अगर ड्राई सरफेस है तो उस टाइम हमारा ओल्ड टायर और न्यू टायर, किस टायर में फ्रिक्शन ज्यादा आएगा? न्यू टायर। अच्छा ठीक है, मान के चलो ठीक है। कुछ कोई बता रहा है कि सर अगर हमारा ये ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस है, यहाँ पे हमारा ओल्ड टायर है, और यहाँ पे हमारा अगर न्यू टायर है, एनटी यानी न्यू टायर, यहाँ पे हमारा ओटी यानी ओल्ड टायर, ठीक है। तो किस टायर में हमारा फ्रिक्शन ज्यादा आएगा? न्यू टायर है, डेट मीन्स यहाँ पे मान के चलो हमारा ग्रुप्स बना हुआ है, हमारे पूरे के पूरे न्यू टायर में ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ जो होते हैं वो ग्रुप्स हट जाते हैं। तो ये ग्रुप्स बना हुआ है, और ये हमारा ड्राई सरफेस है। तो किस किस टायर में हमारा जो भी फ्रिक्शन का वैल्यू है वो हमारा सबसे ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा? बताओ। न्यू टायर में ज्यादा आएगा। अच्छा, न्यू टायर में कोई बताया कि सर न्यू टायर में फ्रिक्शन हमारा ज्यादा आएगा। ठीक है, बस सुनते जाओ तुम लोग। फिर मान के चलो हमारा बेड सरफेस है, बेड सरफेस में भी दो ही कंडीशन है, यहाँ पे हमारा ओल्ड टायर है, यहाँ पे हमारा न्यू टायर है। तो किस टायर में हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा? इसमें भी सर सेम न्यू टायर। इसमें भी न्यू टायर में ही ज्यादा आएगा। यस सर। चलो ठीक, ठीक है, इसको अभी अब हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फिर तुम लोगों को भी बताते हैं। देखो, जो भी तुम अभी फ्रिक्शन पूछे या सर फिर ब्रेक इफिशियंसी पूछे, ब्रेक, हाँ बोलो सर ऊपर वाला लग बोलो। रहा है सर, उसमें ज्यादा होगा न्यू टायर में, अरे इसमें सॉरी, वेट कंडीशन, वेट कंडीशन में इसमें ज्यादा होगा, ओल्ड टायर, ओल्ड ओल्ड टायर टायर में। में। यस यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है अपने कंसेप्ट को 5 से 7 यस मिनट रखो, फिर हमको बोलने दो, फिर तुम लोग खुद ब खुद बना लेना। और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे अच्छे अच्छे एग्जाम में, जैसे एसएससी, जेई, एई, गेट, यूएससी सब में पूछता है। तो जो भी अभी हम ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे कि ये हमारे वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक का एक पार्ट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज को गवर्न करता है। तो हम इसी में पूछे कि फ्रिक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर हम ब्रेक को मैक्सिमम अप्लाई करते हैं तो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा अकर कर जाता है। तो हम पूछे फ्रिक्शन क्या है, तो कोई कुछ कुछ पता नहीं लगे। बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो तब डेवलप होता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन हो गया। बेसिकली जो तुम्हारा फ्रिक्शन होता है इसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया था। एक था तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक था लेटरल या फिर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। फर्स्ट था लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक था तुम्हारा लेटरल फ्रिक्शन या फिर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। अच्छे से सब लोग सुनते जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये था तुम्हारा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और ये था तुम्हारा लेटरल फ्रिक्शन या फिर ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये हम प्लान व्यू दिखा रहे हैं, ये हमारा रोड है, ये हमारा प्लान व्यू है, ये हमारा रोड है। रोड पे हमारा ये व्हीकल चल रहा है, व्हीकल चल रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा टायर है, जो हमारा व्हील है, व्हीकल का व्हील है, इसके बीच में और हमारा जो पेवमेंट सरफेस है, टॉप सरफेस जो है रोड का, उसके बीच में जो हमारा एक रिलेटिव मोशन डेवलप होता है, इसी रिलेटिव मोशन के कारण हमारा फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो बेसिकली हमको ये पता चला कि हमारा जब भी रोड पे टायर और पेवमेंट कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं, जैसे हमारा रोड और हमारे व्हील में, हमारे गाड़ी के व्हील में जैसे फ्रिक्शन डेवलप हुआ, वैसे ही एक फ्रिक्शन डेवलप होता है हमारे व्हील में और हमारे जो यहाँ पे व्हील के पास जो ब्रेक शू लगे हुए रहते हैं, कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं, सडनली जो ब्रेक पेडल रहता है वो जाके हमारे व्हील को पकड़ लेता है। तो वहां पे भी तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा था, वो भी घूम रहा था, ब्रेक पैडल भी हमारे चक्का के साथ। जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई किए कि हमारा ब्रेक शू जाके पकड़ लिया व्हील को, वहां पे एक फ्रिक्शन डेवलप हो गया। तो यहाँ पे हम जानते तो एक ही फ्रिक्शन है कि हमारा व्हील और हमारा रोड का सरफेस में फ्रिक्शन लग रहा है,
लेकिन हम समझने के लिए ये भी समझे कि जैसे कि रोड का सरफेस और हमारा व्हील में फ्रिक्शन डेवलप हुआ, वैसे ही हमारे व्हील और ब्रेक शू में भी हमारे जो भी हो फ्रिक्शन डेवलप होंगे। तो बेसिकली दो टाइप का फ्रिक्शन, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लेटरल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है तुम्हारा अलोंग द लेंथ लगता है, मतलब तुम्हारा गाड़ी इस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो भी फ्रिक्शन डेवलप होते रहेगा वो इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन एफ डेवलप होते चलेगा। ठीक है, तो एक ये हमारे पास फ्रिक्शन हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। दूसरा है कि हमारा यहाँ पे एक था लेटरल फ्रिक्शन, एक था हमारा लेटरल फ्रिक्शन, एक था लेटरल फ्रिक्शन। ये क्या है कि हमारा व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग द लेंथ, लेकिन इसका जो भी फ्रिक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है या फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये जनरली होता भी है, जैसे ही अपने गाड़ी को कर्व पे घुमाओगे, ये तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिकली कर्व है, तुम्हारे कर्व पे जैसे ही गाड़ी आएगा कि इधर इधर इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारे गाड़ी में इस डायरेक्शन में लगता है एफ। तो इसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन करते हैं या फिर जो कुछ करते हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन का पार्ट है। लेकिन इसमें भी हमारा फ्रिक्शन जो होता है लॉन्गिट्यूड लेटरल फ्रिक्शन वो इस डायरेक्शन में हमारा लगता है। बेसिकली जो लेटरल फ्रिक्शन है वो बहुत घातक है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन में देखो ये लॉन्ग द लेंथ लगता है और लेंथ हमारे पास पूरा का पूरा है, रोड का लंबाई हमारे पास बहुत दूर तक है, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक रोड है, लेकिन इसका जो विड्थ होता है वो फिक्स है, यहाँ पे इसका जो भी विड्थ है वो फिक्स है। इसीलिए हमारा जो लेटरल फ्रिक्शन होता है वो बहुत घातक होता है। तो हमारा आईआरसी भी फिक्स कर दिए इसके वैल्यू को कि 0.15 से ज्यादा तुम मत बढ़ाना। जो विभास तुम बोल रहे थे कि सर हमारा फ्रिक्शन 0.15 होता है कि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा आईआरसी फिक्स करके रखा है कि जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन है वो 0.15 से मैक्सिमम को रखना ही नहीं है, या फिर उसके से ज्यादा के बेसिस पे हमको डिजाइन ही नहीं करना। इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारा विड्थ जो होता है हमारे पेमेंट का वो फिक्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए वो हमारे पास स्पेस दे रखा है कि 0.35 टू 0.4 तक तुम अपना रखो, जैसा जो कंडीशन होगा उस कंडीशन में तुम रखो। दूसरा चीज हम ये पूछे कि हमको एक चीज बताओ कि स्किड क्या होता है और तुम्हारा स्लिप क्या होता है। तो स्किड और स्लिप में संतोष बोला कि सर हमको लिखने दीजिए, तो अब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देखो क्या है कि देखो हमारा जब भी हमारा ये मान के चलो ये हमारे गाड़ी का व्हील, तो जब भी हमारा व्हील या फिर जब भी जो भी हमारा गाड़ी होता है वो दो ही काम कर सकता है, दो काम कर सकता है। डेट मीन्स ये इसका व्हील पूरा का पूरा रोटेट कर सकता है, ये पूरा का पूरा रोटेट कर सकता है, क्योंकि हम लोग देखते ही हैं। अब कहीं गड्ढा में या फिर कहीं मडी सरफेस है वहां पे ट्रक फंसते हुए देखे होगे, इनफैक्ट तुम्हारा भी कभी गाड़ी फंस गया होगा, तो वहां पे देखे ही होगे कि जैसे ही गाड़ी फंस जाता है तुम अपना ब्रेक भी अप्लाई करते रहते हो, गाड़ी को स्लेट भी करते रहते हो, लेकिन तुम्हारा गाड़ी चक्का पूरा का पूरा व्हील नाचते रहता है और तुम्हारा गाड़ी बढ़ नहीं पाता है। तो जो तुम्हारा यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, रोटेशनल मूवमेंट। तो हम ये देखें हमारे गाड़ी में एक मूवमेंट हुआ रोटेशनल मूवमेंट। फिर जब हमारा गाड़ी आगे चलते रहता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब जब रोड पे चलता है तो उस डायरेक्शन में भी एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, सॉरी ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ऐसे तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है तो उसी मूवमेंट को बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, या फिर जो तुम्हारा एक मूवमेंट क्या बताया और तुमको बताया ट्रांसलेशनल मूवमेंट। तो दो टाइप का मूवमेंट हुआ हमारे गाड़ी में, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल मूवमेंट। देखो इसको अच्छे से समझ लो, इसी के बेसिस पे अभी आप तुमसे पूछेंगे आगे हम कि ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक था, तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम स्कीड रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी या फिर ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम स्कीड रेजिस्टेंस क्यों निकालते हैं, नाम क्यों पड़ा उसका स्कीड, उसको हम लोग स्लिप रेसिस्टेंस क्यों नहीं बोले, तो कंसेप्ट यहीं से आता है। देखो तो यहाँ पे पहले हम क्या देखे, फ्रिक्शन दो टाइप का, हमारा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद हम ये देखे कि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है तब अप्लाई होता है जब हम अपने गाड़ी में कंप्लीटली ब्रेक लगा देते हैं। फिर हम ये देखे कि जो भी फ्रिक्शन होता है वो या फिर जो भी हमारा गाड़ी होता है वो दो मूवमेंट को शो करता है, एक रोटेशनल मूवमेंट को और एक ट्रांसलेशनल मूवमेंट को। और ये जब हमारा यूनिफॉर्म कंडीशन या फिर आइडियल कंडीशन,
जब ना हमारा गाड़ी स्लिप करे ना हमारा गाड़ी स्किड करे, ना, फिर से बोल देते हैं, ना हमारे गाड़ी में स्किडिंग हो ना हमारे गाड़ी में स्लिपिंग हो। तो आइडियल कंडीशन या फिर यूनिफॉर्म कंडीशन ये होता है कि जितना हमारा रोटेशन मूवमेंट हो उतना ही अगर ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो जाए तो हम ये बोल देते हैं कि हमारा जो भी व्हीकल है ना वो स्किड करेगा ना वो स्लिप करेगा। जैसे कि हम बोल देते हैं कि बरसात के दिन था, गाड़ी मेरा पूरा का पूरा स्लिप कर गया। या फिर ये भी बोलते हैं कि देखिए इतना तेज गाड़ी चला रहा था, एक बार जाके ब्रेक लगाया, पूरा का पूरा उसका गाड़ी रोड को रगड़ते हुए और वो भी फेंका गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा उसका गाड़ी स्किड करके चला गया। तो वो कंडीशन तब होता है जब या तो रोटेशनल मूवमेंट मेरा ज्यादा हो जाए ट्रांसलेशनल मूवमेंट से, या फिर ट्रांसलेशनल मूवमेंट हमारा ज्यादा हो जाए रोटेशनल मूवमेंट से। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए बताते हैं आगे, लेकिन ये पॉइंट को पकड़ना कि अगर तुम्हारा व्हीकल में हमेशा रोटेशनल अगर ट्रांसलेशनल मूवमेंट के बराबर हो जाए, मतलब जितना गाड़ी का चक्का घूमे और उतना ही तुम्हारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो जाए, मतलब मान के चलो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो 12 से गाड़ी घूम के फिर ऐसे यहाँ 9 ऊपर आएगा, फिर 6 ऊपर आएगा, फिर 3 ऊपर आएगा, ऐसे पूरा घूमेगा। दैट मीन्स ये 2 पाई आर का मूवमेंट किया। तो हम बोल सकते हैं रोटेशनल मूवमेंट 2 पाई आर इक्वल टू ट्रांसलेशनल मूवमेंट। या फिर एक रोटेशनल मूवमेंट में हमारा 2 पाई आर होना चाहिए, इतना ट्रांसलेशनल मूवमेंट के बराबर। अब क्या है, अब खुद तुम लोग बताते चलना, क्या बताओगे? एक चीज बताओ, अगर हम बोले, हम लेटरल फ्रिक्शन का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेटरल फ्रिक्शन जब हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व आएगा या फिर ये आता है ज्योमेट्री डिजाइन का, वहां पे डील करते हैं। अगर मान के चलो हमारा फ्रिक्शन ज्यादा है, एक कंडीशन बोले फ्रिक्शन ज्यादा है, एक कंडीशन बोले फ्रिक्शन कम है, तो दोनों के दोनों केस में यहाँ पे मान के चलो अगर हम बोले रोटेशन, यहाँ पे बोले हम रोटेशन, यहाँ पे बोले ट्रांसलेशन, और यहाँ पे बोले इसका इम्पैक्ट। बताओ, कोई बताओ, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बताओगे कोई? क्या बोले सर? आर क्या है सर? रेजिस्टेंस? नो, आर तुम्हारा रोटेशनल मूवमेंट है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख भी देते हैं। आर तुम्हारा रोटेशनल मूवमेंट, टी तुम्हारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट, और ये है तुम्हारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। समझ पा रहे हो हम क्या बता रहे हैं? सो हाँ यस सर। और एफ एफ इसकी रेजिस्टेंस है सर। फ्रिक्शन है। एफ तुम्हारा ये जो एफ है ये तुम्हारा फ्रिक्शन है। अभी हम स्किड रेजिस्टेंस का बात ही नहीं कर रहे हैं। स्किड रेजिस्टेंस तुम्हारा सर अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो सर रोटेशन भी ज्यादा होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, और इम्पैक्ट सर वो आगे बढ़ेगा। और वाह, सर अगर ठीक है, बस सौरभ हमको बताया, सौरभ बताया कि सर अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो रोटेशन मूवमेंट भी ज्यादा है, ट्रांसलेशन मूवमेंट भी ज्यादा, इम्पैक्ट है कि गाड़ी आगे बढ़ेगा, मतलब व्हीकल आगे जाएगा, यही? ये सर। ओके, कोई और दूसरा बताओ। ये सौरभ का आंसर है। सर हमको ये कम हो जाएगा, बीच वाला कम हो जाएगा सर, ट्रांजिशनल मोमेंट। कोई बताया कि सर ट्रांसलेशनल मूवमेंट कम हो जाएगा, मतलब इसका इम्पैक्ट कम होगा, कंपैरेटिवली लो रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, और इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ज्यादा ही होगा। इम्पैक्ट इसका ज्यादा ही होगा। इम्पैक्ट मतलब व्हीकल चलेगा या फिर नहीं चलेगा? नहीं सर, मतलब व्हीकल कम चलेगा। व्हीकल कम चलेगा। कोई बताया कि सर व्हीकल चलेगा, कोई बताया व्हीकल नहीं चलेगा। और विभास तुम बताओ। सर अरे इम्पैक्ट खुद मतलब क्या, व्हीकल ज्यादा चलेगा कि कम चलेगा वो बोल रहे हैं? इम्पैक्ट मतलब हाँ कि तुम्हारा व्हीकल में वो क्या तो होगा, कम रोड होगा पे सर, ये क्या। भी कम होगा। ओके चलो ठीक ज्यादा है। नहीं होगा, कम होगा। विभास तुम, अरे ये सारा सर अगर फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा तुम्हारे तो फ्रिक्शन बताओ। सर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो रोटेशनल मोशन घटेगा, ट्रांसलेशनल मोशन घटेगा, और इम्पैक्ट ये होगा कि व्हीकल स्लो होगा। ओहो, तुम्हारा तो एक और दूसरा आंसर आ गया। विभास बोला कि सर रोटेशनल तो घटेगा, ट्रांसलेशनल भी आपका घटेगा, और इम्पैक्ट क्या होगा?
वो सर घटेगा, मतलब स्पीड स्लो होगा। स्पीड स्लो होगा, चलो ठीक है, आई थिंक। और जो भी हो, दिवाकर है वो भी उसका भी ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। तो मेरा बात सुनो, हम एक चीज बताएं कि हमारा फ्रिक्शन जो होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तब हमारे बॉडी पे लगता है जब हम लोग मैक्सिमम ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। ब्रेक जब कंप्लीटली अप्लाई कर देते हैं तो हमारा फ्रिक्शन मैक्सिमम लग जाता है। तो हमको जब ये बताओ कि जब हम ये चीज बता रहे थे कि हमारा फ्रिक्शन एक जैसे कि व्हीकल के व्हील में और रोड सरफेस पे लगता है, वैसे ही हमारा एक फ्रिक्शन हमारे एक ब्रेक के शू और हमारे व्हील में भी लगता है। तो फ्रिक्शन ज्यादा, दैट मीन्स तुम्हारा जो भी ब्रेक का शू है वो तुम्हारे व्हीकल के व्हील को पूरा का पूरा पकड़ लिया। अब एक चीज बताओ, जैसे ही तुम पूरा का पूरा अपने ब्रेक को अप्लाई कर देते हो, पूरा हाई स्पीड से जा रहे हो, जब खुद को बचना होता है 70-80 के स्पीड में जा रहे होते हैं, घर से निकलते हैं 70-80 के स्पीड में अपना मस्ती से जा रहे हैं, लेकिन कभी रास्ते में खुद को बचाना होता है, कहीं आगे कुछ एनिमल आ गया या फिर गड्ढा है, कोई ट्रक वाला इधर ओवरटेक कर गया, तो खुद को बचाने के लिए उसी हाई स्पीड में हम ब्रेक को लगा देते हैं। ब्रेक को जैसे ही पूरा का पूरा सोचते हैं कि फुल ब्रेक लग जाए और जहां का तहां गाड़ी हमारा रुक जाए, ऐसा सोचते हैं। तो क्या हुआ, हम अपने ब्रेक को पूरा का पूरा अप्लाई किए। सोचो, ब्रेक को जैसे ही पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे तो हमारा ब्रेक शू हमारे व्हील को पूरा का पूरा पकड़ा। जैसे ही हमारा ब्रेक शू हमारे व्हीकल के व्हील को पूरा का पूरा पकड़ा, हमारा जो भी व्हीकल का रोटेशन होता है, रोटेट करने करने का जो कोशिश करता है, वो हमारा पूरा कंप्लीटली लॉक्ड हो जाता है। तो खुद सोचो, जैसे ही हमारा फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ा, दैट मीन्स ब्रेक शू पूरा का पूरा व्हील को पकड़ लिया, तो हमारा रोटेशन मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? हाँ, रोटेशन ये मूवमेंट सर सॉरी कम सर, होगा। हम इसके बीच देख रहे थे सर सर, हम रोड और व्हील और उसका सर रोड रोड के सरफेस को या लेके सर सर देख रहे थे। इधर ध्यान ही नहीं दिए सर ब्रेक के बारे में। सर व्हील बस और हमको लगा कि रोड डायरेक्टली ऐसे सरफेस चल रहा को है। ध्यान में रखे थे। ये तो सर हम भी। इसलिए इसलिए तो हम तुमको और पहले बताए ब्रेक शू के तो बारे में सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत आंख के ऊपर से पर्दा हटेगा, इसलिए टेंशन का बात नहीं है। तुम लोग बस सीखते चलो, हमारा बस यही एम है। और इससे तुम्हारा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कोई भी गेट का देखो, ईएससी का देखो, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और आगे हमको ब्रेक कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पीड रेजिस्टेंस तुमको बताना था, या फिर जो भी स्किड कोफिशिएंट बताना था, ब्रेकिंग कोफिशिएंट बताना था, तो उसके लिए ये सारा का सारा चीज का हमको जरूरत था। बस पूछ लिए, ये सारा का सारा पार्ट है तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिजाइन का, लेकिन आखिर तुम लोग को भी पता चल जाए। नेक्स्ट है तुम्हारा, तो हमको एक चीज समझ में आ गया है कि जैसे ही हमारा फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, डेट मीन्स हमारा पूरा का पूरा गाड़ी लॉक हो गया। अब गाड़ी ही लॉक हो गया तो रोटेशन मूवमेंट कहाँ से होगा? तो रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे हमारा कंपेरेटिवली लो हो जाता है। तो इसको बता दिए कि भाई तुम्हारा जो भी वैल्यू होगा वो कम होगा। ट्रांसलेशनल मूवमेंट यहाँ पे होगा बहुत ज्यादा, मतलब तब पर भी तुम ब्रेक भी अप्लाई कर देते हो, लेकिन तुम वहां पे पाओगे कि तुम्हारा गाड़ी पूरा का पूरा लॉक हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ रोड पे ऐसे वैसे तितर बितर होकर आगे बढ़ ही जाता है, और एनिमल में हो या फिर कहीं ना कहीं ठोका ही जाता है। ये है कि तुम बच जाते हो, लेकिन जैसे ही लॉक हुआ तब पर भी कुछ ना कुछ तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता है। इसका इम्पैक्ट जरूर देखते होगे कि तुम्हारा गाड़ी जो होता है उसके व्हील का टीयर वियर एंड टीयर हो जाता है। रोड के जो भी टॉप सरफेस है उसका वियर एंड टीयर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि पूरे रोड पे गाड़ी में रगड़ाते हुए चला गया। दैट मींस इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि तुम्हारा टायर बर्न भी हो सकता है। तो बेसिकली ये इम्पैक्ट है जो, और ये सब का सब तुम्हारा क्वेश्चन है, पूछा है कि अगर तुम्हारा फ्रिक्शन ज्यादा है तो उस केस में रोटेशनल मूवमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है, या फिर ट्रांसलेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। फिर बी ऑप्शन पूछ दिया, द इम्पैक्ट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मूवमेंट। या फिर इसका ये भी पूछ देता है कि ड्यूरिंग हाई फ्रिक्शन हम जो हमारे इम्पैक्ट है उसमें टायर बंद कर जाता है। ये सारा का सारा अब समझ में आ गया होगा कि हमारा जब फ्रिक्शन ज्यादा है तो हमारा रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा, और इसका इम्पैक्ट होगा कि टायर जो होगा वो बर्न कर जाएगा। हो सकता है समझ में आ गया सबको? यस सर। यस ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है। अब यही से आएगा हमारा ड्राई सरफेस और वेट सरफेस। जो पूछे सारा का सारा चीज तुम लोग गलत बताए कि सर हमारा ओल्ड टायर है तो इसमें हमारा ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, न्यू टायर है तो इसमें ज्यादा फ्रिक्शन है। अब ये भी पूछ देंगे कि मान के चलो हमको राजस्थान में या फिर हमको वो जो डिजर्ट एरिया है उसमें हमको सफारी से जाना है, तो वहां पे देखो कि सारा का सारा गाड़ी उस सैंड पे नहीं चलता, वहां के बालू पे रेत पे नहीं चलता है,
कुछ स्पेशल टाइप का जीप सफारी या फिर जो जीप होता है वो चलता है। अब वहाँ का जो जीप है उसमें हम नया टायर लगाएंगे कि पुराने टायर लगाएंगे, वहाँ का जो भी फ्रिक्शन होगा, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट यहीं से आता है। बस विजुअलाइज करने का होता है कि कैसे, और सबका सब क्वेश्चन पूछता है। ये सारा का सारा जो भी चीज है ये तुम्हारा आई थिंक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का एक पार्ट है ज्योमेट्रिक डिजाइन का, उसमें फ्रिक्शन आता है। तो ये सारा का सारा चीज नोन होना चाहिए। अब बताओ फ्रिक्शन कम है, तो फ्रिक्शन कम है तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम है तो ये हो गया कि तुम्हारा जो भी गाड़ी है, जो भी गाड़ी का बिल है, उसका जो ब्रेक शू है वो उसको अच्छे से नहीं पकड़ रहा है, तो फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसका रोटेशन मूवमेंट हो रहा है। तो डेट मीन्स ये है कि इस केस में जब फ्रिक्शन कम रहता है तो रोटेशनल मूवमेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट कम होता है, और इसका इम्पैक्ट होता है कि नो व्हीकल मूवमेंट, व्हीकल मूव नहीं करता है। इसको तुम बहुत अच्छे से समझे होगे। कहाँ? मड एरिया, या फिर जो भी मडी एरिया है वहां पे, या फिर कोई भी गड्ढा है वहां पर देखते हो कि व्हील पूरा का पूरा फंस गया, व्हील पूरा का पूरा फंस गया, ड्राइवर जो है अपने पूरे पावर से गाड़ी को एक्सीलरेट करना चाह रहा है, लेकिन यहीं पे गाड़ी उसका घूम घूम के पूरा रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन कम है इसका मतलब जो भी हमारा ब्रेक शू है वो गाड़ी के व्हील को पकड़ नहीं पा रहा है, गाड़ी को व्हील को पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि गाड़ी का व्हील जो है पूरा का पूरा रोटेट तो कर लेता है, बहुत तेजी से पूरा का पूरा रोटेट करता है, और उतना तेजी से रोटेट करता है जितना तेजी से वो आगे नहीं जा पाता। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट जीरो होगा, हम ये बोले कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट कंपैरेटिवली हमारा रोटेशनल मूवमेंट से कम हो जाता है। तो हमारे पास यही से दो केस आते हैं कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहीं से हमारे पास दो केस आते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट कम था, मतलब क्रॉस, ट्रांसलेशनल मूवमेंट ज्यादा, टायर बर्न, टीबी। यहाँ पे हम बताएं कि अगर हमारा फ्रिक्शन कम, अगर हमारा रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा, मतलब अगर रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा, ट्रांसलेशनल मूवमेंट कम, तो यहाँ पे नो व्हीकल मूवमेंट। तो यहीं से हमारा दो कंसेप्ट आता है, एक आता है स्किड का और एक आता है स्लिप का। एक आता है हमारे पास स्किड का और एक आता है हमारे पास स्लिप का। तो स्किडिंग में क्या होता है, स्किड करते चला गया, डेट मीन्स यहाँ पे हमारा जो भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता है व्हीकल का वो ज्यादा हो जाता है रोटेशनल मूवमेंट से, जो कि संतोष तुम बोल रहे थे कि सर हमारा गाड़ी उतना दूर चल लेता है जितना दूर उसका चक्का मूव नहीं करता है, तब पर भी हमारा गाड़ी ज्यादा लेंथ पे चल लेता है। तो वही तुम बता रहे थे कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट तुम्हारा ज्यादा हो जाता है रोटेशनल मूवमेंट से। तुम्हारा दूसरा जो स्लिप है, स्लिप में तुम्हारा था कि जो भी तुम्हारा रोटेशनल मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट से। तो ये दो बेसिकली कंडीशन है स्किडिंग का, स्लिपिंग का। अब इसमें तुमको ये भी बता दिए कि अगर ट्रांसलेशनल मूवमेंट ज्यादा है रोटेशनल मूवमेंट से तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा। तो उस केस में तुम बता सकते हो कि सर स्किडिंग में हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, सर इनफैक्ट हमारा स्किडिंग में टायर बर्न भी कर सकता है। दूसरा, तुमको अब ये भी पता चल गया कि सर अब अगर हमारा गाड़ी स्लिप करता है, स्लिपिंग के कंडीशन में हमारे गाड़ी का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, इनफैक्ट स्लिप के कंडीशन में हमारे गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं होता। आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो गया क्या क्या हम बताएं? यस सर। यस सर, पहले लगता था सर कि स्लीप पॉसिबल नहीं है, अब पता चला, जैसे मड वाला उदाहरण दिए ना सर, फंस हाँ जाता है। हाँ, हम तो खाली वो रोडे में समझ, सोचते थे कि कैसे हो सकता है स्लीप, रोटेशन कैसे ज्यादा होगा ट्रांजिशन, तो अभी पता चला अच्छा सर। ठीक है, अभी अब क्लियर हो क्योंकि गया सर हम पूरा। लोग का तो स्कूल का बस एक बार फंस गया था, तो हमको याद है कि ये स्लिप हो सकता है। हाँ तो स्लिप होता है अभी, और तुमको समझ में आएगा, टेंशन मतलब। अगर मान के चलो कट जाए तो तुम्हें फिर से इसको रिज्वाइन कर लेना। अब देखो तुम्हारा क्या किया है, तुम्हारा ईएससी के 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया कि प्योर स्किड का केस क्या होता है, यही क्वेश्चन था। द केस ऑफ प्योर स्किडिंग इज टीएम इज इक्वल टू 0, आरएम इज इक्वल टू 0, टीएम इज इक्वल टू आरएम और नन ऑफ दिस। अगर तुम्हारा प्योर स्किडिंग है, मतलब पूरा का पूरा ओनली स्किडिंग ही है, प्योर स्किडिंग है, तो कोई भी चीज अगर प्योर स्किडिंग है डेट मीन्स, या फिर प्योर स्लीपिंग, प्योर स्किडिंग पूछ लिया था, प्योर स्लीपिंग अगर पूछता तो हमारा ध्यान दो, प्योर स्लीपिंग में ट्रांसलेशनल मूवमेंट का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे बस स्किडिंग हो रहा है, स्लीपिंग हो रहा है, लेकिन ओनली प्योर स्किडिंग मतलब ओनली स्किडिंग, तो ओनली स्किडिंग डेट मीन्स ट्रांसलेशनल मूवमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा रोटेशनल मूवमेंट से कि हम बोल देंगे कि रोटेशनल मूवमेंट हमारा 0 होगा। तो ध्यान देना,
ये क्वेश्चन पूछा है कि प्योर स्किडिंग के केस में क्या होता है। तो प्योर स्किडिंग के केस में तुम्हारा रोटेशनल मूवमेंट 0 हो जाता है। वैसे ही अगर कोई एग्जाम पूछ ले कि प्योर स्लिपिंग क्या होता है, तो प्योर स्लिपिंग के केस में तुम्हारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट जो होता है वो तुम्हारा 0 हो जाता है। तो ये दो चीज को ध्यान रखोगे तो क्लियर हो गया। फ्रिक्शन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन। हमारे केस में दो ऑब्जेक्ट था, या तो रोड और टायर, और हमारा जो ब्रेक शू था वो, इनफैक्ट हम ये भी देखें कि हमारा लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लेटरल को हम लोग क्यों ज्यादा तक रखते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कोप है, लेटरल डायरेक्शन में लंबाई ज्यादा है हमारे रोड का, तो फ्रिक्शन के भी मैग्नीट्यूड को हम लोग ज्यादा रख लेते हैं, लेकिन हमारा विड्थ बहुत कम है, इसीलिए हम लोग लेटरल के फ्रिक्शन को कंफाइन करते हैं। आईआरसीएस के वैल्यू को कंफाइन करके भी बताया। फिर हम ये देखें कि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन तब आता है जब हम लोग अपने मैक्सिमम ब्रेक को अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग देखें कि जो भी हमारा गाड़ी होता है उसमें दो टाइप का मूवमेंट पॉसिबल है, एक हमारा रोटेशनल मूवमेंट हो और एक हमारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो। ट्रांसलेशनल मूवमेंट को ही हम बोलते थे कि हमारा गाड़ी आगे लेंथ के अलॉन्ग बढ़ता है, और रोटेशनल मूवमेंट यानी सर्कम्फरेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हील। फिर हम ये देखें कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, गाड़ी का जो हमारा ये ब्रेक शू है वो गाड़ी को लॉक कर लेगा, रोटेशन नहीं होगा, जबकि ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो जाएगा। इसका एकदम सटीक एग्जाम्पल भी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अभी तक तुम लोग इसको फील किए ही होगे। अभी जो भी 20-22 साल एज होगा उसमें तुम इसको फील कर लिए होगे। गाड़ी तेज चलाते जा रहे थे, खुद को बचाना था, घर से निकले तेजी से तो जा ही रहे थे, लेकिन जब अपने आप को बचाना होता है उस केस में तुम्हारा गाड़ी भले ही 70-80 की स्पीड में क्यों ना हो, तुम पूरा का पूरा ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक अप्लाई करके सोचते हो कि जहां है वहीं पे हमारा गाड़ी रुक जाए, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक शू तुम्हारे गाड़ी के व्हील को पकड़ा, पूरा का पूरा उस व्हील को वहां पे लॉक किया, रोटेशन मूवमेंट को किया, वहां पे होने ही नहीं दिया। लेकिन तुम वहां पे पाओगे कि तुम्हारा गाड़ी तब पर भी लेंथ के अलॉन्ग थोड़ा ना थोड़ा रगड़ते हुए रोड को आगे बढ़ जाता है। तो इसी केस में हम बताया कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, रोटेशन मूवमेंट कम हो गया, ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो गया, तो इस केस में हमारा इम्पैक्ट होता है कि क्या बताए, हमारा टायर जो है वो बर्न आउट हो जाता है, या फिर हमारा जो भी गाड़ी होता है वो